हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और चलिए, आज हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 9। और इस लेक्चर में ये आपकी सारी थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जितने भी बाकी रिएक्शंस बच गई हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स, वो दोनों आज कवर हो जाएंगी हमारी। और इसके बाद इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उन सब की प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, तो आप ये सारे लेक्चर्स आई होप तब तक आप देख चुके होंगे। और इसके बाद मैं डायरेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो क्या मेटल एंड नॉन मेटल नहीं आएगा, एसिड बेस सॉल्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन हम पहले करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं काफ़ी। मैंने ये बहुत लेट स्टार्ट किया, आई नो। तो जिसकी भी जो भी डिमांड्स हैं वो आपको देखो मैं फुलफ़िल कर दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका नवंबर में आपका पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो पहले मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कराऊंगा, क्योंकि उसमें क्या है, अभी आपका वो लेक्चर हुआ नहीं होगा। तो आप जिस भी ट्यूशन पे पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कोई यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कुछ भी हो, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। वो लेक्चर में आपको सारे नोट्स भी मिलेंगे, जैसे हर लेक्चर में मिलते हैं। और वो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, 10 नंबर का लेक्चर आना है आई गेस वो। हाँ, तो और एक बच्चे का डाउट था कि सर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कब स्टार्ट होगा। हाँ, नाम है सुचित। तो सुचित भाई, हम मंडे से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे फिज़िक्स में। ठीक है, तो लाइट वाला चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, रिफ्रैक्शन वहाँ पे रहता है। क्लियर है? तो वो भी पैरेलल चलाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी भी मैं स्टार्ट करूँगा। इसीलिए यहाँ पे भी मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करा रहा हूँ, और वहाँ पे भी मैं अब इलेक्ट्रिसिटी ही स्टार्ट करूँगा। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी फिर मैग्नेटिज़्म, ये दो रिलेटेड चैप्टर्स हैं, वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करूँगा। मंडे के बाद ही ये स्टार्ट हो जाएगा, जब भी आपका लेक्चर होगा। शेड्यूल आपका पड़ा हुआ है। ठीक है, कम्युनिटी टैब में जाके वहाँ पे आप शेड्यूल देख सकते हो कि किस दिन कौन सी क्लास आएगी। मैथ्स की क्लास डेली आ रही है, मैथ्स की क्लास तो डेली आ रही है। और 2 दिन फिज़िक्स आ रही है, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो। तो किस दिन फिज़िक्स का कौन सा दिन है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो मंडे को मेरे हिसाब से फिज़िक्स है, तो मंडे को मैं ज़रूर इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर ज़रूर आएगा आपका। तो ठीक है सुचित, तो चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है। आयंस का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। आयंस का एक्सचेंज मतलब आयनिक कंपाउंड होगा, दो आयनिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे, जैसे AB प्लस CD। ये दो रिएक्ट करेंगे, इनमें से एक होगा कैटायन। मान लो A क्या है? कैटायन है, B एनायन है, C हम मान लेते हैं कैटायन है, और D क्या है? एनायन। तो आयनिक कंपाउंड होंगे ये। आयनिक कंपाउंड में एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। अब अगर आपको नहीं पता है तो अभी मैं बता देता हूँ कि कैटायन एनायन क्या होते हैं। वैसे तो आपको पता होगा। तो एनायन का और कैटायन का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। इसका कैटायन इसके एनायन के साथ मिल जाएगा, और दूसरे का कैटायन इसके एनायन के साथ। तो ऐसे इन आयंस का क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। आयंस का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। इसका एनायन उसके पास चला गया, उसका एनायन इसके पास आ गया। तो ये होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कैटायन A है और इसका एनायन क्या है? D है। तो एक मेरा क्या बन जाएगा? AD प्लस यहाँ पे कैटायन क्या है? C, और यहाँ पे क्या है? B। एनायन क्या है? B। अच्छा, अब हमने यहाँ पे BC क्यों नहीं लिखा है ना? तो भैया इसका पहले वाले का B लिख दो, C लिख दो। बेटा कैटायन पहले लिखा जाता है, इन जनरल हम कैटायन पहले लिखते हैं। ओके, तो ये होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हो कि रिएक्शन इन विच देर इज़ एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे आयंस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, उस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आयंस क्या होते हैं? एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, जो भी रिएक्टेंट होंगे उनके आयंस एक्सचेंज करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ आयंस के बारे में।
आयंस क्या होते हैं, अगर जिसको नहीं पता है आयंस और कैटायंस, वैसे तो लास्ट लेक्चर है ये। आयंस क्या होते हैं, एटम जिनके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा, जिनके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा। कैसे बनते हैं भैया, अब चार्ज किसके कारण आता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं। चार्ज किसके कारण आता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। अब या तो चार्ज, और चार्ज कितने तरह का होता है, चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ही पढ़ा होगा ये तो, ठीक है। तो आयंस कैसे बनेगा, तो आयंस दो तरह का बनेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चार्ज दो तरह का आता है, तो जो पॉजिटिव वाला बनेगा उसको हम बोलते हैं कैटायन। और वो बनेगा कैसे भैया, इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज कम होगा तभी बॉडी पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। नेगेटिव वाला कब बनेगा, अब आपको समझ आ गया है। नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, एनायन। और ये कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपको क्लियर है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितनी तरह की है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक गैस फॉर्मिंग रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और प्रेसिपिटेशन में दो चीज़ें आ जाती हैं। अब प्रेसिपिटेट पता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, पीपीटी हम इसको लिखते हैं, पीपीटी लिखते हैं। ये क्या होता है, इनसोल्यूबल सॉलिड। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्यूबल सॉलिड। मतलब कोई सॉलिड सब्सटेंस आपकी टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीपीटी बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया। अब वो भी दो तरीके से बन सकता है, या तो जो दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं वो दोनों किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, या उनमें से कोई एक गैसेस फॉर्म में हो सकता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी दो तरीके से होएगी, दोनों में एक्वस होंगे, या एक एक्वस होगा एक गैसेस होगा। तो इसको वन बाय वन पढ़ लेते हैं भाई। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है हमारी सबसे पहले। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लो, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखने को आती है आपकी। तो डेफिनेशन आपके सामने है, पढ़ो। दोज रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड ऑन मिक्सिंग रिएक्ट टू फॉर्म इनसोल्यूबल कंपाउंड। भैया जिसमें दो एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, दो कंपाउंड्स जो एक्वस फॉर्म में होंगे वो मिक्स करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो एक इनसोल्यूबल कंपाउंड बनेगा जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं और उसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। या फिर वो जो इनसोल्यूबल कंपाउंड है वो कैसे बन सकता है, जब एक गैस को अगर आप एक एक्वस सॉल्यूशन से पास करा दो, वरना गैस इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन, तब भी आपका क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। तो प्रेसिपिटेट, आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट होता है आपका इनसोल्यूबल सॉलिड। इनसोल्यूबल सॉलिड जो सॉल्यूशन के अंदर नहीं घुलता उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो वन बाय वन देख लेते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दो तरह की है, एक जिसमें दोनों ही क्या हो, एक्वस फॉर्म में हो। दो एक्वस सॉल्यूशन से मिलके क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। तो देखो यहाँ पे आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी है ये। BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4। ये क्या बना, बैरियम सल्फेट। इसको हम क्या कहते हैं, बैरियम सल्फेट। और ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये Ba2 प्लस और 2Cl माइनस में ब्रेक हुआ, ये Na प्लस 2Na प्लस और SO4 2 माइनस इसमें ब्रेक हुआ। इसका जो कैटायन है, इसके एनायन, अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, एनायन। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कैटायन। इसका कैटायन इसके एनायन के साथ मिला और फॉर्मूला क्या बन गया, BaSO4। अब फॉर्मूला बनाना भी आपको आता ही होगा। ये Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस, यहाँ पे इसकी +2, ये भी 2 क्रॉस कराओगे तो इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कराते हैं, 1:1 सिंपलेस्ट रेशो में। तो क्रॉस किसका होएगा, 1 और 1 का, Ba1 SO4 1। तो यहाँ पे 1 हम लिखते नहीं हैं,
ठीक है, 1 ऑटोमेटिकली एज्यूम किया जाता है, तो ये BaSO4। और यहाँ से इसका कैटायन इसके एनायन के साथ मिला तो क्या बन गया, NaCl बन गया। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ आ गई होगी। तो 2 एक्वस थे यहाँ पे, ये देखो 2 एक्वस थे, और यहाँ पे ये क्या साइन है, PPT। डाउन एरो किसका साइन होता है, प्रेसिपिटेट का। अप एरो से हम क्या दिखाते हैं, गैस। अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, चैप्टर एंड होने पे आया है, तो बस मैं आपको रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर एंड में बता रहे हैं, कई बार होते हैं ना कुछ बच्चे जो आगे आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे पीछे भूलते जाते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है? तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस रिएक्शन में। एक और रिएक्शन देखो चलो, जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब ये रिएक्शन तो आपने पता नहीं कितनी बार देखी है। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं हम ये रिएक्शन। अब मेरे को जल्दी से इसका कलर क्या होता है, ठीक है, वो बता दो। अब ये रिएक्शन भी सेम ऐसे ही हुई होगी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी ये ब्रेक हुआ है, Pb2+ और 2NO3 माइनस में। Ki यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है, K+ और I माइनस में। इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ। तो PbI इस पे चार्ज 1 है, इस पे चार्ज 2 है, तो PbI2। इसका जल्दी से मेरे को कलर बताओ, कमेंट में इसका कलर बताओ, क्योंकि हमने ये कलर वाले क्वेश्चन में भी किया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपके लेक्चर आए थे उसमें भी हमने ये 2-3 बार की है, ठीक है। तो जल्दी से आप इस PPT का मेरे को कलर बता दो। इतना तब तक हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं, आप इतना टाइप करते हो तो। नेक्स्ट है AgNO3 NaCl। फिर से क्या है, कैटायन एनायन एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ पे भी अगर मैं आपको करके दिखाऊं, Ag+NO3 माइनस, यहाँ पे Na+ और Cl माइनस। इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, ठीक है। तो आयंस का एक्सचेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ये क्या बन गया, AgCl और NaNO3। जल्दी से मेरे को इसका भी आप कलर बता दो, ठीक है। अब मैं नहीं बता रहा, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर्स में बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कि भैया कलर याद रखने होते हैं, ठीक है। ये आपको हिंट देते हैं आपके क्वेश्चंस में। जब मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो देखना कैसे आपको बार बार याद करने पड़ेंगे। तो चलो, एक लास्ट थी हमारी, गैस प्लस एक्वस सॉल्यूशन मिलके भी क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं, इसको भी देखो। ये रिएक्शन भी आपकी फेवरेट रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगी, आप कैल्शियम ऑक्साइड सॉल्यूशन से जब इसको पास करा दोगे, इसका कॉमन नेम बता दो मेरे को। अब साथ साथ क्या करनी है, रिवीजन भी तो करनी है ना। आप वैसे भी मिड टर्म दे के ही आए हो, वो भी बताओ। देखते हैं आपके, अभी रिजल्ट तो आया नहीं होगा, लेकिन यहाँ से ज़रूर आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें से पास कराएंगे तो क्या बनेगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, किस किस चीज़ में ये यूज़ होता है ये भी बता दो, या किस किस नाम से ये जाना जाता है, चलो इसके भी नाम बता दो, ठीक है। केमिकल भी और कॉमन भी, दोनों नाम बताओ इसके। ये डाउन एरो लगा हुआ है, इसकी भी क्या बनती है, PPT बनती है भैया। कुछ हमने पढ़ा हुआ है ना, मिल्की सा सॉल्यूशन हो जाता है। लाइम वाटर टेस्ट करके भी हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, शायद वैसी ही रिएक्शन है ये, मेरे को तो ऐसी ही लग रही है ना। आपको भी लग रही है तो पता नहीं, जिसको लग रही है तो बड़ा सही है, नहीं तो दिक्कत की बात है। चलो अब देखो, हमने प्रेसिपिटेशन कर लिया, दोनों तरीके से हमारे प्रेसिपिटेशन होगी। नेक्स्ट है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एसिड बेस रिएक्शन के नाम से भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको एसिड बेस रिएक्शन भी बोल दिया जाता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। और नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, मीन्स एसिड बेस सोल्ट जो चैप्टर है आपका, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो एसिड बेस, जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करता है, जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करता है तो बनता है सोल्ट और वाटर, तो बनता है सोल्ट और वाटर। यहाँ पे फिर से वही काम हो रहा है, देखो H+ और Cl माइनस, Na+ और OH माइनस। इसका कैटायन इसके एनायन के साथ मिलके इन्होंने क्या बना लिया, सोल्ट बना लिया।
और इससे क्या बन गया, वाटर बन गया। तो आई होप आपको ये रिएक्शन भी क्लियर होगी। एसिड बेस रिएक्शन है, कोई भी आप एसिड और बेस ले सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ये भी आपने पढ़ा होगा। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं, ये भी आपको बहुत बार पीछे भी बताई है। वैसे ये भी मेरे को आपसे पूछना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं, कुछ कुछ चीज़ें मैं भी बताता चलूँगा, है ना। मैं टीचर हूँ तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ है बताने का। तो ये थी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ज़्यादा डिटेल में इसकी हम बात करेंगे चैप्टर 2 में, ठीक है। यहाँ पे बस आपको इतना ही याद रखना है कि एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और किस कैटेगरी में आती है, डबल डिस्प्लेसमेंट में। क्यों आती है आपके सामने है भैया। लास्ट हमारी है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। गैस फॉर्मिंग रिएक्शन क्या होगा, मीन्स इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना वो गैस बनेगा। जो आपका प्रोडक्ट होगा वो एक गैसियस फॉर्म में होगा। तो इसमें क्या बड़ी बात है यार, हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस निकलती हुई देखी है, हमने तो हाइड्रोजन भी गैस निकलती हुई देखी है, तो इसमें तो कोई खास बात है नहीं। लेकिन इसमें खास बात क्या है, रिएक्टेंट में से कोई भी गैस नहीं होगा, ठीक है। रिएक्टेंट में से कोई भी गैस नहीं होगा, फिर भी गैस बन जाएगी। क्लियर है, रिएक्टेंट में से कोई भी गैस नहीं है लेकिन फिर भी गैस बन जाएगी। तो ये होती है आपकी गैसियस रिएक्शन, गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। तो अ रिएक्शन इन विच गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट विच आर नॉट इन गैसियस स्टेट। तो चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसका मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। जैसे FeS प्लस 2HCl gives FeCl2 प्लस H2S। ये यहाँ पे क्या बनती है, ये यहाँ पे बनती है गैस। आपका कोई भी रिएक्टेंट गैसीय स्टेट में नहीं है, यहाँ पे ये होता है सॉलिड, ये होता है एक्वस फॉर्म में, ये बनता है एक्वस, और ये बन गया आपके गैस। ये गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसकी स्मेल बता दो कैसी होती है, ठीक है। अब तक आपने कमेंट में लिख दिया होगा, जिन्होंने नहीं लिखा उनके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनकी स्मेल कैसी होती है, रोटन एग लाइक स्मेल। इनकी स्मेल कैसी होती है, रोटन एग लाइक स्मेल, एक सड़े हुए अंडे की स्मेल की तरह। आप खड़े भी नहीं हो पाओगे इसके पास, ठीक है। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जितनी भी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं, और वो सारी की सारी क्या होती हैं, रिडॉक्स होती हैं। अब ये रिडॉक्स क्या होता है, एक्सोथर्मिक तो हमें पता है, अब ये रिडॉक्स क्या है। चलो रिडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। आओ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं और इस चैप्टर को हम एंड करते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, एक ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। भैया आप फिर सिर के ऊपर से चला गया मेरे। तो रिडॉक्स रिएक्शन की बात की थी, रिडॉक्स रिएक्शन समझना था हमें। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, डेफिनेशन ही ऐसी है कि भैया एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये रिडक्शन क्या होता है, अब ये भी मेरे को पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। वो बहुत आसान है, इससे आसान कोई चीज़ है ही नहीं। लो ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी सब्सटेंस में अगर आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। किसी सब्सटेंस में आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। किसी सब्सटेंस में से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, या तो ऑक्सीजन ऐड कर दो या हाइड्रोजन रिमूव कर दो। थर्ड क्या है, अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए कहीं पे, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Cu प्लस O2 गिव्स CuO। कॉपर कैसे कलर का होता है, रेडिश ब्राउन।
इसके अंदर आपने क्या डाल दी, ऑक्सीजन ऐड हो गई है। ये देखो यहाँ से जब ये यहाँ पे बना, इसके अंदर क्या हुई, ऑक्सीजन ऐड होगी। अब इसका जल्दी से मेरे को कलर बता दो, इसका जल्दी से कलर बता दो। अब ऑक्सीजन ऐड हुई है तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करना है, रिमूव करना है, कर देते हैं। HCl गिव्स H2 प्लस Cl2। देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ऊपर वाली भी बैलेंस नहीं है, नीचे वाली भी बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, चलो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। यहाँ पे देखो इस क्लोरीन में से क्या हो गया, यहाँ पे क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है, नहीं है, मतलब क्लोरीन में से हाइड्रोजन निकाल दिया आपने। इसमें हाइड्रोजन भी था, क्लोरीन भी था, यहाँ से आपने हाइड्रोजन निकाल दिया, अकेला क्या बच गया, क्लोरीन बच गया। तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम गिव्स Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम ने क्या दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया है। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, लॉस हुआ है जब भी उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया है। तो मीन्स यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये मैं किस लिए लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ना कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट आते हैं, तो पता नहीं क्यों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये था ऑक्सीडेशन, बड़ा सिंपल है, ऑक्सीजन ऐड कर दो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन रिमूव कर दो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो गए तो भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब रिडक्शन, ये हमने देख लिया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन उल्टा कर दो इसका। ठीक है, करना क्या है, उल्टा कर दो यार। उसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। हाइड्रोजन वहाँ पे रिमूव कर रहे थे, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन करा दो। क्लियर है, तो बस ऐसे ही होता है, जैसे उल्टा कर देते हैं, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। अब यहाँ पे देखना, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गई है, हाइड्रोजन क्लोरीन में ऐड होगी, हाइड्रोजन क्लोरीन में ऐड होगी तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन को शो करने के लिए ना कहीं पे शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे लिख देते हैं हम, सिमिलरली ऑक्सीडेशन के लिए O लगा देते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन अगर मेरे को दिखाना है तो मैं यहाँ पे ऐसे O दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इसका क्या हुआ है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ऐसे ये ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल, चलो ये भी देख लेते हैं। CuO गिव्स Cu, यहाँ पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl माइनस। क्लियर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। किसका, क्लोरीन का। यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। तो आई होप आपको चीज़ें। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, एक साथ हो रहे हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर अब हम बात करें, अभी तक हमने रेडॉक्स का एग्जाम्पल नहीं लिया है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल लिया हमने, रिडक्शन का एग्जाम्पल लिया, रेडॉक्स का रिएक्शन कहाँ है वो तो हमने कहा ही नहीं। अब देखो,
अब यहाँ से अगर आप इसको देखोगे और यहाँ से आप इसको देखो तो आपको एक चीज़ समझ आएगी, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई है। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है प्लस रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो एक साथ और रिडक्शन भी हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। उन्हें हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल मैं अभी बताता हूँ, एक टर्म और पढ़ते हैं फिर अब एग्जांपल देखते हैं। एक टर्म आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कई बार आपको रिएक्शन में बताना पड़ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, विच ऑक्सीडाइजेज अदर, जो दूसरों को तो क्या करे, ऑक्सीडाइज करे। अब जब ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इसका खुद क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे ना एक थोड़ी सी गलती हो गई है, सेकंड में भी हमने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दिया है। द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद का उसका ऑक्सीडाइज हो जाए, वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, अब एग्जाम्पल से समझो इसको, ठीक है। बस 1-2 मिनट में आपकी क्लास एंड हो जाएगी। लास्ट है ZNO प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस CO। अगर तुम यहाँ पे देखोगे, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। जिंक से क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या है, रिडक्शन। अब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इसका क्या हुआ है, ZNO का रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन हुआ है तो इसने क्या किया होगा, इसने कार्बन को क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है। जो खुद रिड्यूस होगा वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। अब ये बात नहीं समझ आई, अरे यार यहां से ऑक्सीजन निकली तभी तो कार्बन को मिली, समझे। ZNO अगर ऑक्सीजन देगा ही नहीं तो कार्बन ऑक्सीजन लेगा कहाँ से। तो ZNO ने अपने आप को क्या किया, रिड्यूस किया कि भैया मैं रिड्यूस होता हूँ, तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए तुम ले। तो इसने ZNO ने अपने आप को रिड्यूस करके कार्बन को ऑक्सीडाइज किया। तो इस ऐसे चीज़ को, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, जो खुद को रिड्यूस कर ले, दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, क्या बोलते हैं भैया, विच ऑक्सीडाइजेज अदर। इसने दूसरों को ऑक्सीडाइज किया ना, तो ये यहाँ पे क्या है, ZNO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ZNO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हमने इसके कॉन्टेक्स्ट में समझा, आप कार्बन के कॉन्टेक्स्ट में समझो। कार्बन ने अपने आप का क्या किया, ऑक्सीडेशन किया है। कार्बन ने खुद का क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया है। तो कार्बन ने जिंक को रिड्यूस करने में हेल्प की है। अब अगर कार्बन बोले कि यार जिंक ऑक्साइड तेरे को रिड्यूस होना है, तो मैं हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हें रिड्यूस कर दूंगा, अपने आप को ऑक्सीजन लेके अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देता हूँ। समझे बात। कार्बन क्या कह रहा है कि भैया तुम्हें रिड्यूस होना है तो तुम रिड्यूस हो जाओ, मैं ऑक्सीडाइज हो जाता हूँ। तो कार्बन यहाँ पे क्या हो गया, इसने दूसरों को रिड्यूस कर दिया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो अब बात समझ आई, क्लियर है।
एक आपकी रिएक्शन आती है, रेडॉक्स रिएक्शन में ही पूछी जाती है एग्जाम्पल में, बट वो बच्चे समझ नहीं पाते। ठीक है, ओ सॉरी, बच्चे उस रिएक्शन को नहीं समझ पाते कि हुआ क्या, क्योंकि उसमें ना तो आपको ऑक्सीजन दिखाई देता और ना ही आपको हाइड्रोजन दिखाई देता। अब इस रिएक्शन में क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है? अब इसमें कैसे चेक करोगे? ना हाइड्रोजन दिख रहा है ना ऑक्सीजन दिख रहा है। ये लास्ट वाली डेफिनेशन थी जो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आयरन का यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ और ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं आएंगे। इसका रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन नंबर निकाले जाते हैं। इसका प्लस, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे इसका 0 है और यहाँ पे इसका -2 है। तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। अब ये जो चीज़ हुई है ये हुई कैसी है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आयरन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो उस पर यहाँ पे इस कंपाउंड में उस पर क्या आ गया? +2 चार्ज आ गया। इसकी आपको दिक्कत नहीं लेनी है, आपको एक एग्जांपल ये याद रख लेना है, ठीक है? अगर आपको नहीं पता लगे तो ज़्यादा एग्जांपल आपके इस पे आएंगे नहीं, बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। छोटे छोटे एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं सोडियम का और क्लोरीन का। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। अब आप सोच रहे होगे सर आपने कोरोजन नहीं कराया, रेंसिडिटी नहीं कराई। देखो वो इस चैप्टर से डिलीट हो चुके हैं। रेंसिडिटी वाला टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है, कोरोजन वाला टॉपिक यहाँ से डिलीट कर दिया, बट मेटल एंड नॉन मेटल में है। तो मैं जब आपको मेटल एंड नॉन मेटल करा दूंगा, मेटलर्जी करा दूंगा, सब चीज़ें वहाँ पे बताऊंगा ना, तब आपको वो और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इन डेप्थ हमारी वहीं पे है। कोरोजन मैं आपको मेटल एंड नॉन मेटल में कराऊंगा, यहाँ पे हम सिर्फ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर जो भी आएंगे इस पे वो एनसीईआरटी के आएंगे, बैक एक्सरसाइज, इनटेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं इन सभी रिएक्शंस की लिस्ट भी आपको बना के दूंगा। तो चलिए तब तक के लिए लेक्चर्स को रिवाइज करते रहें। थैंक यू सो मच।